नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं प्यारे बच्चे। हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटिंग में चैप्टर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोगों ने बात की थी कि अकाउंटिंग का भी कुछ न कुछ फंडामेंटल थ्योरी बेस है, जिसके समझिए फाउंडेशन है, जिसके ऊपर ये इमारत खड़ी हुई है। हम इनको बोलते हैं, कई नाम से बुलाते हैं। हम बोलते हैं इनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेकिन अगर हम और कई तरीके से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे एजम्पशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एजम्पशन, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन काफ़ी हद तक मिलते जुलते नाम माने जाते हैं, लेकिन फिर भी एजम्पशंस के अंदर हम मानते हैं कि ऐसी बात होगी। कॉन्सेप्ट फंडामेंटल बेस है जिस पे चीज़ों को सजाया गया है, और कन्वेंशन का मतलब है जो परंपरा से आ रहा है। हम उसे बोलते हैं कि ये कन्वेंशंस हैं। ठीक है, ये मैन मेड हैं, फ्लेक्सिबल हैं, जनरली एक्सेप्टेड हैं, जिनके बेसिस पे अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट बने तो एक दूसरे से कंपेयर हो सकता है। अब कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एम्सन बोलते हैं। अगर इनको फॉलो करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब करते हैं। नहीं फॉलो करते हैं तो आपको बताना चाहिए, और ये रीज़न भी बताना चाहिए क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बड़ी विशेष बात है। जिसमें 3 है। गोइंग कंसर्न, जिसमें माना जाता है बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर, ऐसा तो नहीं मानते, लेकिन फोरसेबल फ्यूचर तक जरूर मानते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसेबल फ्यूचर। ऐसा तो होना ही कम से कम चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे चीज़ें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में डिवाइड होती हैं। ठीक है। कंसिस्टेंसी एजम्पशन, भाई कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या है? तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन का मतलब है कि ये वो चीज़ें हैं जो मानती हैं कि हमारा बिजनेस जो भी है उसमें जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो हर साल एक ही फॉलो किया जा रहा है। बदलाव हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसे हर साल साल 10 साल हम एक ही फिनेंशियल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकता है, अगर कोई इंस्टीट्यूट आ जाए, कोई लॉ आ जाए, कोई एज का रिक्वायरमेंट हो जाए, या मैनेजमेंट को लगता है बेटर प्रेजेंटेशन, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होता है। और तीसरा होता है एक्रूवल एजम्पशन, कि ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एज एंड वेन दे आर इंटर्ड, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। जैसे हमने क्रेडिट सेल किया तुरंत मानिए, भले पैसा मिला चाहे ना मिला। ठीक है। कुछ और भी हैं, जिसमें से एक है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि हम अलग है और हमारा बिजनेस अलग है, अकाउंटिंग हमें बिजनेस के हिसाब से करनी है। दूसरा बोलते हैं मनी मेजरमेंट, की चीज़ें वही रिकॉर्ड की जाएंगी जिनका मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है। अगर नहीं किया सकता है तो मुश्किल है, क्योंकि हमें कोई ना कोई मॉनेटरी आइटम चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, तभी तो बोलेंगे भाई कैश अकाउंट DR, बट कितना लिखें? अगर कोई ट्रांजेक्शन मेजर नहीं हो सकता तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। अकाउंटिंग पर पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि लाइफ ऑफ एंटिटी इज ब्रोकन इनटू ए स्मॉल पीरियड सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल। और फुल डिस्क्लोजर कहता है कि जितनी भी रिलेवेंट बातें हैं भाई बताया करो, छुपाया ना करो, ताकि यूजर को सारी बातें पता चले। चलिए, अब आज की क्लास शुरू होती है यहाँ। ठीक है ना, थोड़ा सा हमने रिवीजन कर लिया, क्विक रिवीजन। हम इसको बोलते हैं मैट रियलिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, कहने को हजार बातें हैं, बट कितना कहें, सामने वाला बोर भी तो हो जाएगा। हमने पढ़ा था रिलेवेंट, कि इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट होना चाहिए, बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टर है फिनेंशियल स्टेटमेंट का। तो यहाँ भी यही बात कही गई है कि मेटलिटी ये कहता है कि डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम या मटेरियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब मटेरियल इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? व्हाट इज मटेरियल इंफॉर्मेशन, व्हाट इज मटेरियल आइटम? तो मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि एनी आइटम या इंफॉर्मेशन या डिस्क्लोजर that may influence the decision of
द यूजर, जो यूजर के डिसीजन को, सुना आपने, जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट इज नोन एज मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, है ना। उसे क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इधर उधर की कहानियाँ सुनाऊँ जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई में, एग्जाम में। आप कहेंगे नहीं सर मटेरियल बात बताओ, ठीक है ना। मटेरियल बात कौन सी है भाई, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में आए हैं, ये मटेरियल है। आप कहेंगे मटेरियल बात बताइए इससे हमारे एग्जाम में फ़र्क पड़ता हो, तभी तो आप इंटरेस्टेड होंगे। और ये भी रूल है कि जो मटेरियल ना हो उसे ना बताएं, उसे ग्रुप अप कर दें, ठीक है। अब मटेरियलिटी क्या है ये डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे। इट डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। कोई ग्लोबल रूल नहीं बनाया जा सकता। हो सकता है छोटी कंपनी के लिए 10,000 भी मटेरियल हो, और हो सकता है बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 लाख भी मटेरियल ना हो। तो अमाउंट नहीं देखा जाता, सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं, किन सर्कमस्टांसेस में बात है। गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी है, छोटा अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेपरेट दिखाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि उसका नेचर या उसका अमाउंट क्या है उस रेफरेंस में जिसकी हम बात हो रहे हैं। वैसे जनरली ये माना जाता है कि जनरली जो सेल्स का 5% हो, एसेट्स का 5% हो, तो वो मटेरियल है। कई लोग कहते हैं 2% हो, वो आप देख लीजिए, वो आप जज करिए। बस हम इतना हम जानना चाहते हैं कि जिससे यूजर के डिसीजन पे फ़र्क पड़ता हो, ये आपको देखना है रिलेवेंसी। आप ज़रूर डिस्क्लोज कीजिए, और छोटी छोटी बातों का आप इग्नोर भी कर लीजिए या ग्रुप कर लीजिए, अदर आइटम बोल दीजिए तो चलेगा, ठीक है। नॉर्मल ऑफिस के अंदर हो सकता है कि अगर हम फोटो स्टेट की बात कर रहे हो तो उसको अदर एक्सपेंस में दिखा दें, लेकिन कोचिंग क्लासेज में फ़ोटो स्टेट मेन आइटम है। कारण बताइए, भाई कोचिंग में तो फ़ोटो स्टेट बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें यहाँ फ़ोटो स्टेट को सेपरेट हेड दिखाना है, जबकि वहाँ फ़ोटो स्टेट कॉर्नर में दिखाया जा सकता है, अदर एक्सपेंसेज में दिखाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नंबर 6, बड़ा इम्पोर्टेंट, आगे बड़ा काम आने वाला है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। जब भी कोई अकाउंट के टीचर आपको पढ़ाएगा ना बेटा, चाहे चैप्टर कोई भी हो, तो बार बार बात करेगा प्रूडेंस 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 कॉन्सेप्ट की। क्या है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि बी ए प्रूडेंट मैन, मतलब डोंट एंटीसिपेट, डोंट एंटीसिपेट प्रॉफिट। प्रॉफिट को तो आप बिल्कुल भी एंटीसिपेट मत करो, ठीक है, बट मस्ट प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस। मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट होना है, इस बात को लेके अभी कुछ भी डिस्क्लोजर मत करिए, छुपा कर रखिए, जब होगा तब देख लेंगे। कभी भी बड़ा नहीं बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने सबको बता दिया कि मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे एग्ज़ाम में कम से कम 95% आएगा, और किसी कारण से 70 भी आया, तो आपको अपने दोस्तों को फेस करने में दिक्कत होगी। गर्ल्स से सीखिए, गर्ल्स का कितना ही बढ़िया पेपर गया तो बोलेंगे नहीं नहीं पेपर अच्छा नहीं गया है। अब बॉयज़ अजल गगरी होते हैं, थोड़ा भी बढ़िया गया था, अरे भाई ने तेरे पेपर एकदम उड़ा दिया, फाड़ दिया, 90 कम से कम तो आएगा ही आएगा, मैं चैलेंज करता हूँ। काहे को बोल रहे हो? अरे जब आए तो पार्टी करेंगे ना, ठीक है ना। शांत रहिए, सक्सेस अपने आप शोर करेगा, हमें शोर करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है,
एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चन आ सकता है, सारी तैयारी करके जाइए, पता नहीं क्या आ जाए, हो सकता है नहीं है, लेकिन तैयारी हम टफ से टफ क्वेश्चन की करके जाएंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो यही वही कहता है कि अगर कल को बैड डेट होने वाला है तो उसे आज मानिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल। लेकिन कल को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और हमें उसमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है, अभी मत मानिए, जब होगा तब मानेंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होगी, फ्यूचर में जो रिस्क है वो हम देख नहीं पाएंगे, या फ्यूचर के बारे में बड़ा बोल देंगे, फिर हमारे शेयर होल्डर इन्वेस्टर निराश होंगे। अच्छा आप ही बताओ, घर वाले बोल देंगे चलो यहाँ जाना है यहाँ जाना है, और आप तैयारी कर लो, फिर घर वाले बोलो प्लान कैंसिल, कैसा लगता है आपको, कैसा लगता है? और एक दिन आप स्कूल से आए और पापा बोले जल्दी से 2 मिनट में तैयार हो, हम चल रहे हैं घूमने गोवा, तब कैसा लगेगा आपको, है ना? पहले से प्लान कर दें और बाद में ना जाएं तो फालतू में बुरा लगता है, और एकदम से पापा बोले तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर कल को दिक्कत होने वाली है तो आपके क्लास टीचर बोल रहे हैं देखो बेटा अब की बार सिलेबस चेंज हुआ, अब की बार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, थोड़ा टफ है लेकिन हमें पढ़ेंगे, तो अब तैयारी करते हैं कि नहीं? इसी तरह से बिजनेस के अंदर फ्यूचर में कल कोई लॉस होने वाला है उसकी तैयारी अभी करिए, फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है उसके बारे में मत बोलिए। हालांकि कई बार ज़्यादा प्रोविज़न करने का भी नुकसान है, ज़्यादा प्रोविज़न करने से सीक्रेट रिजर्व बन जाता है, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा प्रोविज़न भी नहीं करना, फ्यूचर के बारे में बहुत डर के भी नहीं रहना है, लेकिन जो जेन्युइन है, जो रीजनेबल है, उसको तो करना ही चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। जिसके चांसेस 50% से ज़्यादा होते हैं होने के, उनके बारे में तो बुक्स में प्रोविज़न करते हैं, और जिनके चांसेस 50% से कम करते हैं उनका प्रोविज़न नहीं करते, उनका हम सिर्फ क्या करते हैं, डिस्क्लोजर। आगे एक चैप्टर आएगा उसके बारे में बात करेंगे। मतलब 50 से ज़्यादा होने का चांस है अगर किसी लायबिलिटी का, किसी एक्सपेंस का डर है, तो आप उसको बुक्स में लॉस मानिए। अगर 50 से कम है तो लॉस मत मानिए, लेकिन लोगों को बताइए कि ऐसा हो सकता है। कंटिजेंट लायबिलिटी इसको बोलते हैं। आगे एक चैप्टर आएगा प्रोविजन एंड रिजर्व, वहाँ पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखिए, प्रूडेंट बनना है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस के बारे में ज़रूर बात करनी है, लेकिन गेन के बारे में चुप रहना है, जब होगा तब बात करेंगे। आइए, ये सब बड़ा बढ़िया है बेटा, वो 3 और ये 6, 3 और 6 9 जो है ना, गजब। हालांकि अभी 3-4 हम लोग और पढ़ेंगे और वो सब भी उतना ही बढ़िया है। चलिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या कई लोग इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, भाई ये क्या चीज़ है? देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है बेटा कि कोई भी चीज़ जो एसेट्स है ना, इज रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड। ठीक है ना? जो हमने प्राइस पे किया है हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है बाद में उसका दाम बढ़ जाए या कुछ और हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। देखिए, 2010 में आपके पिताजी ने एक ज़मीन परचेज की थी 10 लाख की। अब ये 10 लाख ही बुक्स में आएगा, डिप्रिसिएशन होगा तो वो भी हो जाएगा। मान लीजिए 15 में इसका दाम बढ़ के हो गया 15 लाख, मान लीजिए 2025 में इसका दाम बढ़ के हो गया 25 लाख, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इस पर दिखाना है। आप कहेंगे क्यों सर? इसके पीछे कारण है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव होता है, ये किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता, अनवायस्ड होता है। अनवायस्ड समझते हैं, इसमें कोई वायस नहीं, भाई मैंने पैसा दिया है, बात खत्म, ठीक है, कोई जजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये 15 लाख हुआ है या 25 लाख हुआ है, ये तो सब्जेक्टिव है ना। हम कह रहे हैं 15 लाख हुआ है, हो सकता है कोई बोले क्या बात करते हो, 12 की भी नहीं है, क्योंकि पैसा मिला तो नहीं ना। हम ये सोच रहे हैं कि इतने में बिक जाएगा, तो हम कह रहे हैं इतने में बिक जाएगा, लेकिन हो सकता है उतने में ना बिके। ठीक बात कर रहे हैं कि नहीं? तो ये बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि कई सारी चीज़ें जो होती है ना बेटा, वो सही नहीं होती हैं, वो सब्जेक्टिव होती हैं। हम उनका ध्यान रखेंगे तो कुछ और बात हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या देखना है, हमें
वो चीज़ देखनी है, हमें वो चीज़ देखनी है जो हमने पैसा पे किया है। ठीक बात है ना? चलिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैच द एक्सपेंसेस विद रिलेटेड रेवेन्यू। मैच द एक्सपेंस विथ रिलेटेड रेवेन्यू। आप अपने एक्सपेंसेस को रिलेटेड रेवेन्यू के साथ मैच कर दें। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर कोई रेवेन्यू आप ले रहे हैं तो उससे संबंधित सारे एक्सपेंसेस भी आपको लेने हैं। देखिए, ये साल है, हमने इसमें कोई भी रेवेन्यू या इनकम लिया है, तो उस इनकम को अर्न करने में जितने भी एक्सपेंसेज हैं वो यहीं आएंगे। भले वो एक्सपेंसेज बाद में पे हों, भले एक्सपेंसेज पहले पे हो गए हों, लेकिन इनकम अगर ले रहे हैं, जब इनकम ले रहे हैं तभी एक्सपेंस लेंगे, जब इनकम नहीं लेंगे तो एक्सपेंस हम नहीं लेंगे। उससे क्या होगा? प्रॉफिट लॉस सही आएगा। ठीक है कि नहीं? प्रॉफिट लॉस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट चला है जिसको उन्होंने बात करी थी, एक्रूवल। इसी मैचिंग कॉन्सेप्ट के चलते एक्रूवल की बात चली है। इससे क्या होता है? हम हर साल का प्रॉफिट सही जज कर पाते हैं। आम आदमी क्या करता है, जब खर्चा हुआ तब लिखा, पैसा पे किया जब आमदनी आई। ऐसा हो सकता है कि भाई हमने यहाँ परचेज किया हो इस वाले साल में और इस वाले साल में सेल किया हो। ठीक है, अब ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें यहाँ केवल लॉस दिखाई देगा और हमें यहाँ केवल प्रॉफिट दिखाई देगा, जबकि ऐसी बात तो है नहीं, है ना? जबकि ऐसी बात तो है नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि नहीं नहीं, परचेज को तब दिखाओ जब सेल। कोई बात नहीं, हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक के रूप में, लेकिन मुकाबला हमेशा करना है। कहीं भी बराबरी का मैच होता है तो अच्छा लगता है ना। इंडिया इंग्लैंड मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच अच्छा होता है, इंडिया जिम्बाब्वे कहाँ मज़ा आता है। तो मैचिंग का ये मतलब है कि जब कोई रेवेन्यू आप ले रहे हों तभी उसका एक्सपेंस लेना है, अगर रेवेन्यू नहीं तो एक्सपेंस भी नहीं लेना है, उसे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, प्रीपेड मान लीजिए, कुछ इस तरह की बातें कर दीजिए। ठीक है, तो ये बड़ा ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप देखेंगे उसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक्रूवल कॉन्सेप्ट जरूर ही कवर किया जाएगा, और दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं। एक्रूवल तभी होगा जब मैचिंग होगा, मैचिंग तभी होगा जब एक्रूवल होगा। बाकी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का खूब इस्तेमाल होता है, मेटलिटी कॉन्सेप्ट का खूब इस्तेमाल होता है, कंसिस्टेंसी का खूब इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 9, अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट, ठीक है, और ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। देखिए, ये कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन should be entered into two aspects। हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। वैसे तो लाइफ में भी हर चीज़ का दो एस्पेक्ट्स होता है, ठीक है कि नहीं? ऑफ इक्वल अमाउंट। देखिए, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें अपना खेल सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो फ्यूचर एक तरफ और मस्ती एक तरफ। हम किसी को दान देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी मिलती है, लेकिन पैसा जाता है, इस बात का दुख भी तो होता है। वही वाली बात यहाँ भी है कि कोई भी चीज़ होगा ना बेटा, तो वो दो जगह लिखा जाएगा।
एक को बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं क्रेडिट। क्यों बोलते हैं डेबिट और क्यों बोलते हैं क्रेडिट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला चैप्टर जो आने वाला है, पूरा एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, वहाँ बात करेंगे। लेकिन अभी बस ये समझ लीजिए कि हम एक प्लस एक माइनस, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड ऐसे करते हैं ताकि चीज़ें बैलेंस रहें। ठीक बात है। फॉर एग्जांपल हमने कैश सेल किया, तो कैश सेल में भी दो बातें हैं, एक तो भाई कैश आया और एक आमदनी हुई, है ना, सही बात। हमने मान लो क्रेडिट सेल किया तो कैश तो नहीं आया, लेकिन जिसको क्रेडिट सेल किया उसे बाद में पैसे तो आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बाद में पैसे आएंगे, ये बात भी हमें ध्यान दे के रखनी है। और प्लस जो है वो तो है ही है, आमदनी तो है ही। तो किसी भी चीज़ को जब दो जगह लिखते हैं तो हम पढ़ेंगे बाद में ना, इनकम, एक्सपेंसेज, एसेट, लायबिलिटी प्रॉपर तरीके से दिखाने में, परफॉर्मेंस पता करने में और पोजीशन पता करने में, सारी इन्फॉर्मेशन पता करने में आसानी होती है। हमने पढ़ा था ना चैप्टर 1 में कि दो तरीका है, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री में उतनी इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती, इसीलिए डबल एंट्री की बात की जाती है। और एक पूरा एक चैप्टर है डेबिट क्रेडिट का भी, और एक चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, यही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अभी बस इतना याद रखिए कि जो भी लिखना है दो जगह लिखना है, हर चीज़ का दो एस्पेक्ट है, चाहे जो कोई भी चीज़ अकाउंट में जो भी लिखी जाएगी वो डबल जगह पे लिखी जाएगी। सिंगल का कोई काम है ही नहीं, और इट इज नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और ज़्यादा, और खूब ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी बस इतना रखना है कि ड्यूअल एस्पेक्ट एक कॉन्सेप्ट है, हमें हर चीज़ को दो जगह लिखना है तो लिखना है, सीधी बात। ठीक है, ये बेटर होता है, ये अच्छा होता है, बस इतना याद रखिए क्या होता है। अभी आगे पढ़ेंगे ना, अभी तो शुरुआत हुई है, पूरा चैप्टर है, इसीलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं बता रहा। पढ़ना तो है ही, और तुरंत पढ़ना है। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि बहुत ही जल्दी, लेट से अक्टूबर, 2 महीने के अंदर आपका पूरा क्लास 11 का सिलेबस आपके पास होगा। मोर और लेस आप उसके पहले ही मान लीजिए कि दिवाली तक पूरा सिलेबस आपके पास होगा। आराम से उसको पढ़िएगा। यूट्यूब पे तो है ही, बाकी टॉपर्स के ऐप में भी है, मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए रेवेन्यू, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्लास 12 की भी रिकॉर्डिंग हम लोग कर देंगे, एकदम फ्रेश लेटेस्ट। पहले का तो है ही, लेकिन पहले की जो बात होती है अलग होती है, हर बार जो बात होती है उसकी बात कुछ और है, फ्रेश ताज़ा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, देखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में कहा गया है कि रिकॉग्नाइज रेवेन्यू कब माने अपनी आमदनी, ओनली व्हेन राइट टू रिसीव, मिले नहीं वो जरूरी नहीं है, लेकिन हमें मिलेगा, इज एस्टेब्लिश्ड, तभी रेवेन्यू माननी है। अगर किसी ने पहले भी दे दिया है तो नहीं मानना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंड वाला है जिसको आपके घर वालों ने बुक किया आपकी शादी के लिए, और आपकी शादी होनी है 2026 होनी है किसी की, अब 2025 में बुक किया है, मान लो 10,000 रुपये भी दे दिए, लेकिन बैंड बजना कब है आपका, शादी बैंड बजना ही है बेटा, बजाते बैंड वाले हैं, और वो शादी होनी है 2026 में, यहाँ मैरिज होनी है। क्या बैंड वाले की आमदनी हो गई? नहीं हुई। बैंड वाले की आमदनी तब होगी जब वो बैंड बजा देंगे, नहीं तो हम वापस मांग के ले आएंगे, भाई पैसे लाओ हमारे, ऊपर से दो बातें भी सुनाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि पैसा मिल गया या पैसा कब मिलेगा, इम्पोर्टेंट है क्या हमें लेने का हक है। और ये कब होगा? ये तब होता है बेटा जब दो बातें होती हैं, एक तो हमने परफॉर्मेंस कर दिया, परफॉर्मेंस कर दिया एज पर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमने कोई माल बेचा है तो गुड्स बेच दिया, दे दिया उनको, या हमने
कोई सर्विस देनी है तो सर्विस दे दी, तभी हमारा राइट बनता है। उसके पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का हक नहीं, उसके पहले एडवांस इनकम है। ठीक है, या कोई अनसर्टेनिटी ना हो, नो अनसर्टेनिटी। नो अनसर्टेनिटी का मतलब ना तो उस पैसे के ख़त्म होने का कोई हो कि भाई पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, आदमी हमें देगा कि नहीं देगा, और कितना अमाउंट देगा ये तय नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है पक्का, तो फिर हम अपना रिकॉग्निशन तब तक नहीं करेंगे जब तक ये दोनों बातें नहीं हो जाती। मतलब राइट टू रिसीव जब तक एस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना गलत होगा, पाप होगा, बेकार होगा। तब तक हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव क्लॉज कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ओनली। मतलब ऐसे ही अपनी मर्जी से बुक्स में कुछ भी उलूल जुलूल मत लिख दो, है ना। एविडेंस, सपोर्टिव एविडेंस होना ही चाहिए, सपोर्टेड बाई बिजनेस डॉक्यूमेंट। ऐसा हुआ है, ये बात हमें प्रूव की जाए। जैसे हमें सेल लिखने को बोल रहे हैं तो इनवॉइस दिखाइए ना कहाँ है। कैश पेमेंट की बात कर रहे हैं तो उस पार्टी का साइन दिखाइए कहाँ कैश आपने पेमेंट किया है। बैंक में जमा हुआ है तो स्टेटमेंट दिखाइए सही में बैंक में जमा हुआ है, या वो जो अधकट्टी होती है ना बैंक में जमा कराने वाली वो दिखाइए। क्यों? ताकि रिलायबल हो सके, ट्रू एंड फेयर हो सके। अकाउंटिंग है, कहानियाँ नहीं हैं जो आप कह दिए और चले गए। अरे भाई बताओ, आप कह रहे हो तो उसके क्या क्या एविडेंस है, क्या सबूत है। ऐसा होना ज़रूरी है। इसी को बोलते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। याद रहेगा बच्चों को। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम चीज़ों को दिखाएं, जब भी बताएं, लिखें बुक्स में, तो उसका कोई ना कोई इस तरीके का तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों हमारी तरफ से 3 फंडामेंटल और 11 अलग से, टोटल 14 कॉन्सेप्ट और भी हैं, लेकिन विश्वास जानिए इन 14 में से 5-6 ऐसा है जिसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है, बाकी की ज़रूरत कभी कभी। 5-6 के बगैर तो आप अकाउंट में सांस नहीं ले सकते। कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, मैचिंग, मेटलिटी, प्रूडेंस, मनी मेजरमेंट, इसके बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो इन सब का ध्यान रखना है। और विश्वास जानिए आगे हम जो भी पढ़ेंगे यहाँ से लेकर अपनी लाइफ में आप जितनी पढ़ाई करेंगे, अकाउंट वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, इन कॉन्सेप्ट के बगैर अकाउंट में कुछ नहीं रखा है, हो ही नहीं सकता कुछ भी। ये कॉन्सेप्ट है तो अकाउंट है, वरना अकाउंट है ही नहीं। जिस तरह फिजिक्स के कुछ गोल्डन रूल हैं, न्यूटन के रूल, या बाकी जो केमिस्ट्री के कुछ रूल हैं, ऐसे ही हमारे अकाउंट के 14 रूल हैं। इधर दिमाग में बार बार वीडियो को सुन के, देख के, किताबों से पढ़ के अपना बना लीजिए, क्योंकि इसी पे बिल्डिंग खड़ी की जाएगी फिनंशियल स्टेटमेंट की, बुक्स ऑफ अकाउंट की। इसके बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग का आएगा उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अपने अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, धन्यवाद।